वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम अपना नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन को फाइंड करने का मेथड है दैट इज़ नॉर्मेलिटी वो करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि नॉर्मेलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है और ख़ास करके जब हम लैब में वर्क करते हैं तब इसकी खास ज़रूरत हमको पड़ जाती है। ठीक है, तो बेटे नॉर्मेलिटी एक बड़ा थोड़ा सा इजी कह सकते हो इसको, बड़ा इजी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दो तीन चीज़ें हैं नोट करने वाली, उनको आप अच्छे से नोट कर लेना और आपका ये मेथड भी एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, जैसे बेटे मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स, वैसे यहाँ पर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो बेटे कई बार होता क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोल दिया जाता है, तो इसमें आपको कोई घबराने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज बेसिकली कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं। तो बेटा जी हम नॉर्मेलिटी को n के साथ डिनोट करते हैं, आपको इतना भी पता ही है। तो जो नॉर्मेलिटी होगी उसकी क्या बनेगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो बेटा जी जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो है क्या, ठीक है, वो क्या होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा +1 क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट वेट, जितना वेट आपको गिवन होगा दैट इज WB और इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो जब बेटा जी मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू को इसमें फिल करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB, WB का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। आपको एक बात का तो पता चल ही चुका है कि अगर मैं वॉल्यूम को लीटर से ml में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मेन फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, WB ओवर इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इनटू 1000। एक बात और आपको पता होगी कि इक्विवेलेंट वेट को हमने कैसे पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ओवर n फैक्टर। ठीक है, n फैक्टर क्या है ये मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैं अभी आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बेटे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ओवर n फैक्टर, इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला ही इस तरह से बन जाए कि आपको कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो क्या होगा कि मैं इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू है MB ओवर n फैक्टर उसको बेटा जी मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा WB मल्टीप्लाई n फैक्टर ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट MB इंटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो बेटा जी ये फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी फाइंड करने का और इसके अंदर आपको n फैक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी के यूनिट्स होते हैं इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, नॉर्मली इसको n के साथ डिनोट करते हैं हम। अगर नॉर्मेलिटी किसी की 5 होगी तो 5n उसका आंसर होगा। ठीक है, n इज यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी और इसको इक्विवेलेंट पर लीटर की जगह पर लिख सकते हैं। ओके, 1 नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब होगा 1 इक्विवेलेंट ग्राम पर लीटर। ओके, तो ये थी आपकी नॉर्मेलिटी। तो इसके बाद अब जो बात आती है कि n फैक्टर क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि विदाउट n फैक्टर यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मेलिटी। ओके, तो अभी करते हैं n फैक्टर। हाँ जी, तो बेटे n फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में आज बात करेंगे। n फैक्टर क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम अभी बात नहीं करेंगे। उसके लिए बेटा मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा
तो अभी जो नॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम, उसके अंदर एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेटे बात ऐसी है कि अगर आपके पास एन फैक्टर निकालने का सवाल पैदा हो जाए तो आपने देखना क्या है कि जो सोल्यूट है वो एसिड है, वो बेस है, वो सॉल्ट है, या वो क्या चीज़ है। ठीक है, वो आपने देखना होता है कि जो सोल्यूट है आपका वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर आपके पास सोल्यूट एसिड होगा तो एन फैक्टर निकालने का मेथड भी अलग होगा। अगर आपके पास सोल्यूट बेस होगा तो एन फैक्टर अलग तरीके से निकलेगा। अगर आपके पास एन फैक्टर सॉल्ट होगा तो आपका अगर आपके पास सोल्यूट सॉल्ट होगा तो उसके लिए आपका एन फैक्टर अलग तरीके से निकलेगा। तो फॉर एसिड्स, एसिड के केस में क्या होता है बेटा जी कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव्स रिलीज्ड बाय एसिड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक एसिड एक्वस मीडियम के अंदर जाने पर कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है उसको कहा जाएगा उसका एन फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एसिड है HCl, ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्वस मीडियम के अंदर डालूंगा तो क्या होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसने बेटा जी 1 H पॉजिटिव को रिलीज किया, इसलिए इस केस में एन फैक्टर जो है वो 1 होगा। इस केस में एन फैक्टर 1 होगा। अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, तो बेटा जी इसको अगर मैं एक्वस मीडियम में डालूंगा तो ये क्या देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, ये हमको देगा एन फैक्टर 2, बिकॉज यहां पर हाइड्रोजन 2 हैं। ओके, लेकिन बेटा कई बार क्या होता है कि डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, इन केस ऑफ वीक एसिड्स तो आप इसको देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जितने मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन होंगे उतना ही एन फैक्टर आएगा। ठीक है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि आप इस चीज को कैसे ठीक करेंगे। सपोज करो कि अगर आपको दिया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रही है, जैसे H2SO4, ये हमको देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 सिंगल नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन के चलते हुए इसने अपने दोनों H पॉजिटिव रिलीज नहीं किए, उसने 1 हाइड्रोजन रिलीज किया है, तो इस केस में इसका एन फैक्टर 1 आएगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं CH3COOH एसिटिक एसिड की, तो बेटा एसिटिक एसिड में देखने को तो लग रहा है कि 4 हाइड्रोजन हैं, 3 + 1 4 हाइड्रोजन, तो इसका एन फैक्टर 4 नहीं होगा, बिकॉज जब इसको हम डिसोसिएट करते हैं एक्वस मीडियम में तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनता है, तो इस केस में भी एन फैक्टर 1 आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखना होता है कि एसिड एक्वस मीडियम के अंदर जाने पर कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है उतना ही उसका एन फैक्टर माना जाता है। सिमिलरली बेटा बेसिस के केस में H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH एक बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या करेगा, हमको देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव पे देखने को हमको क्या मिल रहा है कि 1 OH नेगेटिव इसने रिलीज किया, तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं CaOH2, ओके, तो इस केस में क्या होगा बेटा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो बेटा इस केस में एन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द एन फैक्टर्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो बेटा कितने OH नेगेटिव को रिलीज कर रहा है बेस, उसलिए उसका एन फैक्टर वो बन जाएगा, और एसिड के केस में नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिलीज बाय द एसिड। अब ये हो गया एसिड और बेस के चक्कर में। अब मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट सॉल्ट के केस में। हाँ जी बेटे, सॉल्ट के केस में क्या होगा, सॉल्ट के केस के अंदर इट इज इक्वल टू द टोटल नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। ठीक है, जो बेटा सॉल्ट होता है उसके अंदर 2 आयन्स होते हैं, एक होता है कैटाइन, दूसरा होता है एनाइन, आपको पता ही है। ठीक है,
तो आपने देखना है कि किसी एक आयन के ऊपर, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, किसी एक के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो उसका एन फैक्टर होगा इन केस ऑफ सॉल्ट। ओके, तो बेटा चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में होता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है, सिर्फ उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो आपका एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, ठीक है, NaCl, तो बेटा जी आपको पता है कि जो NaCl होता है उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कितना चार्ज, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -1। तो मैं चाहे कैटाइन से चार्ज उठाऊं चाहे एनाइन से चार्ज उठाऊं, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना है। यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -1, तो मैंने इन साइंस को भूल जाना है और मेरा जो एन फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुआ है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है Na2SO4, तो बेटा जी जब ये ब्रेक करता है तो हमको क्या मिलेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इस केस में देखो बेटा यहाँ पर चार्ज कितना है, +1, लेकिन +1 2 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2, यहाँ पर कितना है, -2। तो इस केस में एन फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 2, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास है Al2SO4 3, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेटा इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, एल्यूमिनियम के ऊपर वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव, तो ये बनेगा 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पर चार्ज है +3 और +3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिलेगा +6, और यहाँ पर कितना है, 3 × -2 -6, तो बेटा एन फैक्टर कितना होगा मेरे पास, एन फैक्टर इज इक्वल टू 6। तो किसी भी सॉल्ट के केस में आपने एन फैक्टर इस तरीके से निकाल लेना है ताकि आप इक्विवेलेंट वेट अच्छे से निकाल सको, और आफ्टर इक्विवेलेंट वेट आप उससे नॉर्मेलिटी भी फाइंड कर सकते हो। और एक बेटे और कैटेगरी है हमारे पास, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, आप एन फैक्टर कैसे निकालोगे उनका, ठीक है। तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर एन फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि लॉस्ट और गेन्ड बाय द एलिमेंट। तो उस केस में क्या होता है कि आपने एन फैक्टर कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा एक बड़ा अच्छा हमारे पास सब्सटेंस है, कंपाउंड है, हम लैब के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है बेटा KMNO4, ठीक है। तो बेटा जो KMNO4 है वो क्या करेगा, वो बेटा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम्स में रिएक्ट करता है और हमको नए नए कंपाउंड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं MnO4 को एसिडिक मीडियम में डालता हूं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव हमको मिलेगा। ओके, तो अगर मैं यहां पर मैंगनीज की, बेटा आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज +1 दैट इज फिक्स्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 दैट इज फिक्स्ड। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी वो होगी मैंगनीज की। तो बेटे यहाँ पर इसकी मैंगनीज में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +7। आपको पता होगा कि इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की वो +7 होती है। कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो KMNO4 में मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7 और यहाँ पर कितनी होगी, +2। तो +7 से +2 तक आने के लिए उसको 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज करने पड़े। तो इस केस में जब हम KMNO4 को एसिड के रूप में, एसिड के अंदर लेंगे तो हमारा जो एन फैक्टर होगा दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि उसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर बेटा जी KMNO4 को हम बेसिक मीडियम में लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको बेसिक मीडियम में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K2MnO4।
तो बेटा इस कंपाउंड में मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +6, ठीक है। तो +6 होगी, तो इस केस में +7 से +6 तक आने के लिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा, n फैक्टर इज इक्वल टू 1, ओके। और अगर मैं KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में लूं, न्यूट्रल मीडियम का मतलब ना एसिड ना बेस, ओके, तो बेटा उस केस में हमको क्या मिलता है, MnO2। तो बेटा Mn2 में के इस केस में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, ओके। तो +7 से +4 तक आने के लिए n फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, उसने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो n फैक्टर आएगा 3, ठीक है। तो इस कंपाउंड को डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट n फैक्टर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्यूट की पहले पहचान करेंगे कि कौन सा सोल्यूट है, वो एसिड है, वो बेस है, वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर वो सॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका n फैक्टर निकालकर उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट से फिर उसकी नॉर्मेलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हम छोटा सा एक रिलेशन बिल्ड करेंगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। हाँ जी, तो बेटे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए आपने पढ़ा कि जो नॉर्मेलिटी है दैट इज इक्वल टू WB इंटू n फैक्टर ओवर MB इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये था हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। वॉल्यूम को मैं लीटर्स में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने 1000 को नहीं लगाया है, ठीक है। तो बेटा जो हमारे पास मोलैरिटी थी, मोलैरिटी क्या होती थी, WB ओवर MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की तरफ देखूं तो मुझे जो ये वाली क्वांटिटी है वो इसके अंदर भी नजर आ रही है, ठीक है। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो ये आपका एक रिलेशनशिप आ गया नॉर्मेलिटी और n फैक्टर में, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अब एक चीज और, इसको बेटा मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो इसको मैं ये लिखूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू n फैक्टर्स। तो बेटा वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम को अगर मैं कट कर दूंगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो बेटा ये रिलेशन भी आपका बहुत काम आने वाला है इन नेक्स्ट कैलकुलेशंस, ओके। जो हम आगे चल के कैलकुलेशंस करने वाले हैं उसके अंदर आपका ये दो रिलेशंस बहुत ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी नॉर्मेलिटी, इसकी प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। अभी हमारे 2-3 मेथड्स रहते हैं, वो ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।